Welcome to the third episode of season 2 of जाने अनजाने with me राजीव माथुर। सीजन 2 में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल फंक्शन में काम करने वाले लोगों से। तो जब हम जाने अनजाने की बात करते हैं तो और जनरली डॉक्टर्स से हमारी जान पहचान होती है, बहुत सालों से जान पहचान होती है, बट फाइनली जब इस प्रोग्राम के दौरान बातचीत करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो ऐसे ही एक मेहमान को आज मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, डॉक्टर वी.के. हंगलू, जिनको शायद मैं 20-22 साल से जानता हूं, और जब हम इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे तो मुझे लगा कि मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानता हूं। डॉक्टर हंगलू इज अ जनरल सर्जन in Batra Hospital and he's been working there, practicing there for more than 30 years. तो डॉक्टर हंगलू, जाने अनजाने में आपका बहुत बहुत स्वागत और हम अभिनंदन करते हैं। माथुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे चांस दिया यहाँ पर आने के लिए। कम से कम लोगों से इंट्रोडक्शन करा लेंगे ताकि वो हमारा प्रोग्राम देख पाए और हमारी राय और जो हमारा नजरिया है उस पर वो अपना वो देख लें। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले ये बताइए कि what do you do and give us a brief introduction about yourself, sir. I am a surgeon. I do general surgery, laparoscopy and minimal invasive surgery. So I have been doing surgeries. I have initially been trained in surgery and then I started my consultancy for last 30 years. So during this period I have operated a numerous number of patients and variety of surgeries I have done. So डॉक्टर साहब, ये मैं अक्सर जब आपसे या आप जैसे लोगों से जो मेडिकल प्रोफेशन में उनसे पूछता हूँ कि ये इतनी मुश्किल पढ़ाई करके इतना मुश्किल काम करने के लिए आपने क्यों चुना, सो यही सवाल मेरा आपसे भी। When did you think you wanted to become a doctor and what is the story? सर, ऐसा है कि वो एक रफ़ी का गाना है, वो बोलता है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इसी तरह से जब हम लोगों की स्कूलिंग हुई, ऐसा कोई एजेंडा नहीं था कि भाई हमने डॉक्टर बनना है, क्योंकि उस टाइम पर, जिस टाइम अभी की डेट में जो अवेयरनेस है, जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, आपके मोबाइल है, आपके व्हाट्सएप है, आपके फेसबुक है, आपके इंस्टाग्राम है, अब किसी भी चीज़ के बारे में गूगल में डाल के सर्वे कर सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, सब लोगों को पता था। लेकिन उस टाइम के ज़माने में तो हमें पता ही नहीं था कि हमें क्या करना है। तो इस तरीके से जब हम 9th में पहुंचे तो 9th में हमारे जब 8th में मार्क्स अच्छे आए तो सब लोगों ने बोला कि 9th से साइंस शुरू करना है, तो साइंस के सब्जेक्ट ले लीजिए, थोड़ा इंटेलिजेंट है लड़का, पढ़ लेगा, साइंस कर लेगा। और कई बार ऐसा होता है कि एक जिंदगी में कोई एक लकीर खींचने से आदमी आगे चला जाता है। तो फिर जब 9th का एग्ज़ाम दिया, उसमें अच्छे मार्क्स आए, फिर 10th का एग्ज़ाम दिया तो मुझे पोजीशन आई, तो मुझे नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिला, जो मुझे MBBS करने तक मिला। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी। ऑल स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी प्रॉमिसिंग इन देयर कैरियर एंड हु वुड सिक्योर पोजीशंस, तो उनको वो देती थी। तो उस बहाने मेरे को पोजीशन आई। बट इनिशियली आई हैड लिटिल डाउट्स। मैं थोड़ा पुलिस में जाना चाहता था, उसके बाद में फिर आईएएस करना चाहता था, लेकिन मेरे फादर को लगा कि पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है, हर एक उसको गाली देता है। आईएएस के लिए उन्होंने समझा कि भाई वो तैयारी करनी पड़ेगी, अभी की डेट में चांस बनता है इनको डॉक्टर बनने का, तो ये डॉक्टर बनने, और इस तरीके से मैं मेडिकल कॉलेज में चला गया। डॉक्टर साहब, आप यू बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, और वहां से आप यहाँ दिल्ली में आए, आपने प्रैक्टिस शुरू किया। तो हमारे प्रोग्राम का ऐसे ये जो टैगलाइन है बोलती है, मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो आपकी बचपन से यहाँ तक की कहानी आप ही की जुबानी में क्या है, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। बचपन में हमारे पास स्कूल हुआ करता था जिसमें शायद बैठने की जगह भी नहीं होती थी। एक चिनार के पेड़ के नीचे एक इजल और बोर्ड खड़ा किया जाता था जिस पर टीचर पढ़ाते थे और हम पढ़ते थे। और उसके बाद जब प्राइमरी से हम मिडिल स्कूल में चले गए, वहाँ पर भी कुछ हाल ऐसा ही था। पहली बार हम लोगों ने डेस्क और जो स्टूल है वो 9th में देखा, वहाँ पर डेस्क और स्टूल बैठने को मिला। और फिर मेडिकल कॉलेज, जब उसके बाद हम मेडिकल कॉलेज चले गए। मैं श्रीनगर में MBBS करने के बाद मैंने स्पेशलाइजेशन श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से ही की, और मैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में ही प्रैक्टिस करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में मिलिटेंसी के नाते हम लोगों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी आसपास, तो दिल्ली में मेरे एक फादर के कज़न रहते थे जिनके घर पर हम लोग आ गए। हम काफ़ी देर वहाँ रहे, महीने 2 महीने। मेरे बच्चा छोटा था, 7 महीने का, हमारे पास कोई जॉब नहीं थी।
अपने यार मित्र जिनके मतलब हमारे घर में एक आदमी रहते थे, बहुत टाइम से उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, वो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के साथ जुड़े हुए थे। वो फिर हमारे घर में हर अप्रैल को आते थे और हर नवंबर को चले जाते थे। हमारे घर में उसको घर के सदस्य की तरह ट्रीट किया जाता था। उसका नाम ओम प्रकाश मंत्री था। ट्यूबरकुलोसिस का शिकार हुए थे वो, इसलिए उनको वहां पर भेजा गया था और मेरी मदर उनकी हर तरीके से ख्याल करती थी। उन दिनों मेरे फादर की जब शादी हुई तो उनका जब पहला मेरा बड़ा भाई जब हुआ तो उसका नाम अजय घोष रखा गया, क्योंकि वो अजय घोष तब वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उनका घरेलू नाता था। उनको मेरे फादर, बट वो कम्युनिस्ट पार्टी में कम्प्लीटली एक ऑफिस बेरर हुआ करते थे, वहीं रहते थे। विंटर के टाइम पर दिल्ली आते थे। मेरे फादर सोशलिस्ट थे और वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी यकीन करते थे। बख्श गुलाम मोहम्मद सरकार की थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि ये हमारे साथ आए, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस बना ली। उसके बाद उनके पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो इस चक्कर में उन्होंने हमको सोचा, उसने सोचा कि हम लोग डॉक्टर बन जाएं, कुछ अपनी रोजी रोटी कमाएं। जब हम दिल्ली आए तो सबसे पहले मैंने इन्हीं मंत्री जी से, मैंने इनको ओम प्रकाश मंत्री कहते थे, जो हमारे घर पर आते थे। तब तक वो बड़े आदमी हो गए थे। किस्मत ने उनका साथ दिया और कुछ हालात परिस्थिति ऐसी हुई कि उनकी शादी ऐसी जगह हुई जहां वो काफ़ी अमीर थे। तो उनके घर पर मैं गया उनसे मिलने के लिए। मैंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है। वो समझ गए थे कि उनको मिलना है। वो पॉलिटिकली कनेक्टेड थे, उनको पता था कश्मीर से आए हैं तो हमारे घर में शायद रुकेंगे। उसने मुझे कहा कि आप लंच पर आइए। मैंने कहा मैं लंच पर नहीं आ सकता हूँ, मैं तो रात को आ सकता हूँ डिनर पर, क्योंकि दिन में मेरे को जॉब ढूंढनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि फिर अच्छा आ जाइए रात को। फिर हम, मेरे वाइफ के मामा थे मुयर विहार में जहाँ हम रहते थे, तो हम लोग वहाँ पर रुके हुए थे। इनका नंबर मुझे उन्हीं के टेलीफोन डायरेक्टर की डायरेक्शन से मिला। जब मैंने इनसे बात करी कि हम आपसे मिलना चाहते थे, मैंने सोचा शायद इनके घर पर हम कुछ दिन रहे। शाम के टाइम पर जिस दिन उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया था, तो उस दिन ऑटो वालों, हमने ऑटो में बैठ के गुलमोहर पार्क का एड्रेस उसको बोला, हमें जाना है वहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेट उसको ज़्यादा गुलमोहर पार्क के बारे में आइडिया नहीं था। वो ढूंढता रहा, टाइम लगा और रात को 10 बजे वहाँ पहुँच गए। 10 बजे पहुँचते पहुँचते उन्होंने एक टेबल पर खाना लगाया और खाना खाने के बाद मेरे को कहने लगे कि आपको देर हो गई, देर हो जाएगी डॉक्टर साहब। मैंने कहा अरे क्या बात करते हैं आप, हमारे घर में इतने सालों रहे, 8 साल 9 साल रहे हमारे घर में, तो आप मुझे बोलते हैं इस टाइम रात को 10 बजे घर जाने के लिए। नहीं, वो हमारे पास तो बेटर रहेगा कि आप घर चले जाए। मैंने उनको बोला अच्छा आप गाड़ी दे दीजिए, ड्राइवर दे दीजिए। नहीं, ड्राइवर तो छुट्टी पर चला गया, गाड़ी तो मैं तो नहीं चलाता हूँ। तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं और मैंने उसको बोला अच्छा कोई बात नहीं। मैंने बीवी को बोला चलो मैडम चलते हैं, चले गए। उसके बाद मेरे को, हम लोग जॉब ढूंढते रहे, जॉब लगी, लेकिन मुश्किलें खड़ी हुई कि एक कमरे के मकान में, एक कमरे में जिसमें किचन भी नहीं हुआ करता था, एक स्टोव पर खाना बनाते थे। और हम लोग वहाँ पर, मैं, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ और मेरा बेटा रहता था, क्योंकि हम दोनों काम पर जाते थे और मेरे बेटे को रखने के लिए मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ आए थे। तो वो लोग एक ही कमरे में रहते थे। बट टाइम बीतता गया और हम आगे चलते गए। वही ना, जिंदगी का साथ निभाते चले गए। जैसे हम कहते हैं कि जिंदगी में अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या आप फुटबॉल खेलते हैं, आप हॉकी खेलते हैं, जब आप गोल करते हैं, गोल करने पर आपको सब तालियां बजाते हैं, सबको खुशी होती है। गोल करना सबसे बड़ी मतलब खुशी की बात नहीं है। उसमें खुशी इतनी नहीं होनी चाहिए जितना उस स्ट्रगल में जो आपने वहां तक करी है, जहां आपने गोल मारा है। वो स्ट्रगल सबसे बड़ा आपका सरमाया होता है। Because of that struggle you have been able to push a goal through the D into the opposite camp. So इसी तरह से जिंदगी में स्ट्रगल जितना आदमी करता है उतना आगे बढ़ेगा। विदाउट स्ट्रगल आगे आदमी नहीं बढ़ सकता है। कोई भी आदमी घर पर बैठ के कुछ भी नहीं कमा सकता है। So one has to be very focused and one has to do struggle in life. That's what we did. और आप ऐसा कह रहे हैं कि लोग जब मुश्किल समय आता है तो साथ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 20-22 सालों से जो आपने हमारे और हमारे परिवार का हाथ पकड़ा है, आपने कभी नहीं छोड़ा। और जब हम तो आप जरूर हमेशा सामने आते हैं और मैं इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे, सभी लोग नहीं होते ऐसे, मतलब एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं MBBS मैंने किया, उसके बाद मैं घर पर था, मैं प्रैक्टिस करता था, 5 रुपए में फीस लेता था। हम लोग MBBS के बाद भी, क्योंकि क्रिकेट एक शौक था और हम क्रिकेट खेलते रहते थे, और एक थे हमारे गांव वाले एक लड़के थे,
वो उन्होंने बीटेक किया था और इंजीनियरिंग वो जॉब कर रहे थे इंजीनियरिंग में। उनको भी कभी कभी शौक आता था खेलने का, लेकिन उसको खेलना आता नहीं था। उसको हमने विकेट कीपर के तौर पर रखा हुआ था कि बॉल पीछे चली जाएगी, दौड़ता हुआ लाएगा, हमारे साथ खेलता रहता था। मेरे फादर हर एक तबके के लोगों को हेल्प करते थे, सोशलिस्ट थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, संडे का दिन था, तो मैं जिस कमरे में प्रैक्टिस करता तो दरवाजा खुल गया और मेरे फादर आए। उनके साथ एक सजन थे और मेरे को कहने लगे, ये मिस्टर राथर है, इनको आपको दिखाना है, जब आप फ्री हो जाएंगे तब तक इनको मैं अंदर लेके चाय पिलाता हूँ, जब फ्री हो जाएंगे तब इनको देख लेना, बट एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप इनसे फीस नहीं लेना। मैंने उसको बोला बाबूजी, उनको मैं बाबूजी कह के बुलाता था फादर को। मैंने कहा बाबूजी आप कैसी बात करते हैं, इनके बेटे तो हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं, आपके तो मित्र हैं ये भी मुझे पता है, आपके किसी मित्र का मैंने आज तक फीस नहीं लिया है, इससे कैसे मैं फीस ले सकता हूँ। हो गए, उन्होंने चाय वाय पी ली, उनको मैंने बुलाया, उनको मैंने देख लिया और चले गए। शाम के टाइम पर जब हम डिनर पर बैठते तो सभी लोग इकट्ठे बैठते थे। इंडिया चाइना का जब जंग हुआ उसके बाद एक पंचशील की फार्मूला आई कि हमें एक दूसरे के साथ 5 चीजों पर हमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, उसको पंचशील का उसूल कहते हैं। मेरे फादर पर को भी उनको भी पंचशील के उसूल पर काफी उस भरोसा था। शाम को जब डिनर टाइम पर बोले, हालांकि वो मेरे फादर थे, लेकिन तब भी उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपको इस बात का खेद है मुझे कि मैंने आपको आज आपके काम में दखल अंदाजी करी। मैंने उनको बोला आपने मेरे काम में कैसे दखल अंदाजी करी। उन्होंने मेरे को बोला देखो ऐसा है, वो आए थे मिस्टर राथर आपको दिखाने के लिए, और मैंने आपको बोला कि फीस मत लीजिए इनसे, वो आपका हक है, आप प्रोफेशन है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था आपको, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने उनको बोला आप क्या क्या किस चीज से मजबूर थे। उन्होंने कहा क्योंकि आपके डॉक्टर बनने में इनका हाथ है, इनका भी कुछ योगदान है। तो मैंने उनको बोला कि बाबूजी मेहनत मैंने करी, पढ़ाई मैंने करी, ट्यूशन नहीं लिया मैंने कोई, उसके बाद मेरे को पोजीशन आई, नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिला, मैं डॉक्टर बना, तो मुझे एक चीज बताओ इन्होंने क्या योगदान किया मेरे डॉक्टर बनने में। तब उन्होंने मुझे बोला कि जब आप डॉक्टर बने पहले 12th का एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, एग्जामिनेशन फॉर्म, उसकी एक फीस होती है। आपका जब यूनिवर्सिटी का एग्जाम भरना था, 12th का फॉर्म भरना था, तो 56 रुपए फीस देनी थी, जो मेरे पास नहीं थे, 56 रुपीज। मैं इनके पास गया, उनको मैंने बोला कि मेरे बेटे को 12th का एग्जाम देना है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम, मेरे पास 56 रुपीज नहीं है, आप मुझे भी उधार दे दीजिए, फिर मैं दे दूंगा, उसका फॉर्म भरना है। तो इन्होंने वो पैसे दिए मेरे को 56 रुपीज। तो वो 56 रुपीज से मैंने आपका फॉर्म भरा, तब आप पास हुए, तब आपने पोजीशन लाई, और तब आप डॉक्टर बने। और उसके बाद जब डॉक्टर बने, मैं इनके पास वापस चला गया इनको पैसे देने के लिए एक दिन। इन्होंने कहा नहीं, हमारे पूरे इलाके में, इतने सारे गांव में पहली बार किसी ने हमारा सर ऊंचा करा है अपने बलबूते पर, अपने मेरिट पर डॉक्टर बन के, मैं ये पैसे वापस नहीं लूंगा। पिछले 2 साल में मेडिकल फ्रेटर्निटी ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने एक बहुत ही सर्टेन सा टाइम देखा है। इट हैज बीन रियली टफ फॉर एवरीवन। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इन 2 सालों में, हालांकि जब हम आपसे पहले बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा कि इंटरनल मेडिसिन के लोग या चेस्ट और ये सब के लंग्स डॉक्टर्स जो होते हैं, पल्मोलॉजिस्ट वगैरह, दे वर मोर इन्वॉल्व्ड, बट आपने बड़ा अच्छी एक मुझे बात बताई। तो मैं आपसे वही बात चाहता हूँ कि आप यहाँ पे भी बताइए, और एक हार्ट टचिंग कोई ऐसी स्टोरी हो, कोई खास बात जो आप शेयर करना चाहें। कोविड का टाइम ऐसा टाइम था कि मतलब सब लोग तो घरों में ताले दे के बैठे हुए थे। आपको पता है, अगर किसी के दरवाजे के, किसी के घर के सामने रेड कलर का बोर्ड लगता था, उस घर की तरफ तो कोई जाता भी नहीं था। आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पेरेंट्स मर गए, लेकिन वो शमशान घाट तक उनको नहीं ले गए, इस चक्कर में कि उनको कोविड ना लगे। गलत बात नहीं है ये बात, मतलब दाह संस्कार नहीं किया कई लोगों ने, अपने रिश्तेदारों का नहीं किया जो उनके, क्योंकि उनको लगा कि उनको कोविड ना हो जाए। इतना सारा इसका इम्पैक्ट था लोगों के माइंडों में, इतना खौफ भरा हुआ था भी सही बात। लेकिन कोई भी हेल्थ वर्कर जो है वो घरों में नहीं बैठे, कोई भी डॉक्टर घरों में नहीं बैठा, कोई भी सिस्टर, कोई भी नर्स घरों में नहीं बैठा, कोई भी नर्सिंग एड घरों में नहीं बैठा, कोई भी स्वीपर घरों में नहीं बैठा। सब लोग कोविड का सामना, मुकाबला करते रहे। वो अपनी जानें भी गवा बैठे, वो बीमार भी हुए, उन्होंने घर में भी अपने लोगों को वायरस दिया, अपने घर वालों को भी दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जिम्मेवारी की। जिस प्रोफेशन से हम जुड़े हुए, हम इसको नेक प्रोफेशन कहते हैं। नेक इसीलिए कहते हैं कि लोग भरोसे से आते हैं, या वो तकलीफ में होते हैं,
उनको तकलीफ में, आप मुझे बताओ, जब आप एयरपोर्ट जाते हो आपको लाइन में लगना पड़ता है तो आप अपने नंबर का वेट करते हो, लेकिन अगर किसी को चोट लग जाए और वो इमरजेंसी में आ जाए, वो उसके खून बह रहा होगा, तो आप उसको लाइन में तो खड़ा नहीं करोगे ना, यू हैव टू गो वन स्टेप अहेड टू हेल्प यू। दैट इज वेयर द ह्यूमैनिटी वर्क्स। इसी तरह से हम समझते हैं कि कोई भी अपने घर पर नहीं बैठा, बहुत सारे लोग, जैसे मैं सर्जन हूँ, बहुत सारे लोगों को सर्जरी करने की जरूरत थी, हम उनको एग्जामिन करते थे, हमारे पास बैठते थे, हमसे हिस्ट्री लेते थे उनका एग्जामिनेशन करते थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन देखते थे और फिर उनको बोलते थे भाई कोविड की जांच करा लो, उसके बाद हम आपको सर्जरी कर लेते हैं। क्योंकि अगर कोविड, तब ये था कि अगर कोविड है, जो कोविड था SARS-2 जो इससे पहले डेल्टा वायरस था, उसमें यह था कि अगर किसी पेशेंट को इलेक्टिव सर्जरी करनी है, अगर उसको कोविड है तो अगर उसकी सर्जरी करेंगे तो उसकी मौत भी हो सकती है, मोर्टेलिटी बढ़ सकती है। तो इस बहाने उनको हम कोविड की जांच कराते थे। एक तो वो रीज़न था कि अगर वो कोविड पॉजिटिव तो मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, दूसरा अगर उनको सर्जरी करनी भी है, ज़रूरी है इमरजेंसी सर्जरी, तो ट्राइज होता था कि कोविड पेशेंट को किस जगह रखा जाए जहाँ पर उनको तो नॉर्मल पेशेंट्स के साथ तो नहीं रखा जाता था। इसलिए कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब हम नहीं गए। और हम जब पेशेंट कोविड जिसको हम एग्जामिन करते थे और कोविड पॉजिटिव निकलता तो 10 दिन हम बड़े परेशानी में रहते थे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10-12 दिन 14 दिन है, हमें कहीं कोविड तो नहीं हो जाएगा, कोविड तो नहीं हो जाएगा। इस सिचुएशन में ऐसा होता था जैसे आपकी इमरजेंसी है, आपकी कॉल डे का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डे हर एक कंसर्नेंट के लिए होता है। जिस दिन अगर किसी को कोई किसी किस्म की इमरजेंसी तकलीफ हो तो इमरजेंसी में उसी के अंडर एडमिट होता है। मुझे एक किस्सा याद है कि एक लड़का आया, 20 साल का लड़का है, वो जब कहीं जा रहा था मोटरसाइकिल से गिर गया, उसको पेट में चोट हुई, वो 2-3 हॉस्पिटल जाके वहाँ उन्होंने लिया नहीं तो हमारी कैजुअलिटी में लैंड हुआ। जब हमारी कैजुअलिटी में लैंड हुआ तो हमने उसको सीटी स्कैन कराया लिया, उसमें पैंक्रियास में इंजरी थी, उसको इंटेस्टाइन में इंजरी थी, लेकिन हमने उसको कोविड जांच कराई, वो कोविड पॉजिटिव था, कोविड वार्ड में रखना पड़ा। तो आप ऐसे के पेशेंट्स को क्या करोगे, हम उसको मरने तो नहीं देंगे ना। तो इसलिए उसको, हालांकि मैं थोड़ा एल्डरली हूँ, डायबिटिक भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उसको ऑपरेट करना पड़ा और वो बच्चा बच गया। हर सर्जन ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेट करता गया जो कोविड पॉजिटिव थे और जिनको इमरजेंसी की जरूरत थी। वहाँ हमारा फर्ज पहले आता है, किसी दूसरे की जान पहले बाती है, तब हम बाकी चीजें सोचते हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम के एंड में आए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो एक ऐसा हु इज दैट वन पर्सन हु नोज बेस्ट अबाउट यू। मैंने शादी करी, मेरा बेटा 7 महीने का था, हमें श्रीनगर से माइग्रेट करना पड़ा। अब सिचुएशन ऐसी थी श्रीनगर में कि हमेशा कर्फ्यू हुआ करता था। एक टाइम पर यह था कि भाई कोई भी गाड़ी सड़क पर ना चले, अगर गाड़ी सड़क पर चलती है तो वो कौन सी गाड़ी होगी, सरकारी होगी, जिस पर फायर या उड़ा दिया जाएगा। इस तरीके की सिचुएशंस हुई, हड़ताल ही हड़ताल रहे। लेकिन क्योंकि बच्चा हुआ था हमारा 7 महीने का, तो इसलिए हम दिल्ली आए और बच्चे को पालना चाहते थे, खुद भी कुछ करना चाहते थे। इसलिए जिस बंदे ने मेरा साथ दिया वो मेरी बीवी थी, वही मेरे को सबसे ज्यादा समझती है और वही मेरा सबसे बड़ा साथी। वाह, कितनी अच्छी बात बोली। तो अगर मैडम आसपास हैं तो आई वुड लाइक टू इनवाइट हर। नमस्कार मैडम, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। नमस्कार, या इट्स नाइस टू नो। तो मैं डॉक्टर साहब को बता रहा था कि 22 साल पहले आपने हमारा हाथ पकड़ा था और कभी नहीं छोड़ा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब से, तो बहुत सालों से, लेकिन आपसे पहली बार आज मुलाकात हो रही है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था कि who is that one person who knows you the best, ऐसा कौन है जो सबसे अच्छे से आपको जानता है। तो उन्होंने ऑब्वियसली आपका नाम लिया। तो मुझे ये बताइए तो मुझे ये बताइए कि आपके विचार में, आपके ख्याल में डॉक्टर साहब कैसे इंसान है, क्या है, इनके बारे में आप बताइए। Lovable person, down to earth. He has helped me in professionally also much at every step. So I have been we had a marriage for 33 years. We are very happy, touchwood, lucky go people. And I always pray for his promotions. सर, मैं नींद से उठ के इनके लिए चाय बनाता हूँ, उनको चाय पिलाता हूँ मैं। आप क्या बात करते हैं? So thank you so much, ma'am, and thank you so much, Doctor Saab, for coming on this show.
आपसे तो हमेशा बात करके मुझे इंस्पिरेशन मिलता है और अच्छा लगता है, और आपसे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे को इस लायक समझा कि you should always have your blessings on you so that you remain successful and do a work which makes people aware about their every responsibility also.